तो चलिए बच्चों, आज हम चालू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज समझते हैं हम इसके बारे में, अच्छे से समझ लेते हैं आज, बढ़िया सर। ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे पहला जो दिया है, आपका दिया है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, छठी सातवीं आठवीं नवीं में भी पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज इन द सेंस कि मान लो ए से बी बना, तो बी से वापस ए बन सकता है, तो वो फिजिकल चेंज है। जैसे कि हमारा पानी है, वाटर है, वाटर से आप क्या बना लेते हो, बर्फ बना लेते हो, बर्फ से वापस वाटर बन जाता है, तो ये कैसा चेंज माना जाएगा, फिजिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज वो होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, चलिए। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपने बचपन में पढ़ लिया, अब ये हमारे लेवल का नहीं रहा। बस हल्का सा आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिवर्सिबल है वो हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, अच्छा, केमिकल चेंज कैसे होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल इन द सेंस कि एक बार ए से बी बन गया तो अब वापस बी से ए नहीं बन सकता। ये हमारे होते हैं केमिकल चेंजेस। अब आपकी किताब में, आपकी बुक में केमिकल चेंजेस यानी जैसे कि मान लो कोई गैस निकल रही है ना, या टेम्परेचर किसी रिएक्शन में बढ़ गया या घट गया, या तो कलर चेंज हो गया, या तो स्टेट चेंज हो गई, तो ऐसी सिचुएशन इन द सेंस किस में आती है, केमिकल चेंजेज में आती है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स समझते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है कि मैग्नीशियम का कोई टैप है ना, फीता, मैग्नीशियम है, सिंपल समझो, मैग्नीशियम है, मेटल है ये। इसको आपने बर्न किया, जलाया, हीट कर रहे हो आप, बर्नर पे आप इसे जला रहे हो। तो जलाओगे, जलता कैसे, कोई भी चीज जलती कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जल रहा है मतलब वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, मेटल रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन कर रहा है। अब जलने के बाद में कोई भी चीज जलाओगे तो उसकी क्या बनेगी, राख बनेगी। वो जो राख बनेगी वो क्या रहेगा, मेटल का ऑक्साइड रहेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक चेंज हो गया। अब राख से वापस आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, केमिकल चेंज कह रहे हैं। समझ गए बात को। चलो, अब यहां पे हम एक चीज समझ लेते हैं कि Mg मैग्नीशियम मेटल है, ये ऑक्सीजन गैस है, और ये जो बना ये आपका क्या है, राख है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सवाल ये आता है कि यहाँ दो था, यहाँ एक है, और यहाँ से ये क्यों गायब हो गया। तो आपने 9th क्लास में एक टेबल पढ़ी होगी जिसमें आपको कुछ आयंस दिए थे, एक टेबल में आयंस का नाम और सिंबल दिए थे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वहां पे Mg को कैसे लिखते थे, Mg मैग्नीशियम को Mg+2 बनता है या 2+ बनता है, और ऑक्सीजन कैसे आता था, O2- करके आता था। अब आप सोचो, 9th क्लास में आपने सीखा था, अगर ये ऊपर वाले सेम रहते हैं तो इसका नंबर यहां और इसका नंबर यहां नहीं लिखा जाता था, अगर सेम रहता था तो। चलिए, तो इसलिए यहां भी दो है, यहां भी दो, तो हम इस दो को हटा देंगे और डायरेक्ट MgO लिख देंगे, तो वही यहां पे हुआ है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, दूसरा एग्जांपल दिया है, मान लो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। अब भाई आपने 9वीं क्लास पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पे नाइट्रेट का फॉर्मूला ये था NO3-, ये नाइट्रेट उस लिस्ट में दिया हुआ था। और Pb रहता है हमारा, Pb रहता है, लेड रहता है, Pb2+ रहता है। ठीक है, ये याद कर लो, Pb2+ रहता है। अब क्या होगा, देखो यहां दो है और यहां कुछ नहीं है तो 1 मानो, तो ये दो इसके नीचे जाएगा, क्रॉस क्रॉस में जाते थे ऐसे करके, 9th क्लास में दिया हुआ था। तो ये 2 यहां आएगा और 1 तो यहां लिखा नहीं जाएगा, तो 2 यहां जाएगा, तो इस पूरे का होल ट्वाइस आ जाएगा। इसलिए क्या आ रहा है, देखो लेड नाइट्रेट बना, क्या बना, लेड नाइट्रेट। और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। पोटेशियम K+ आपने पढ़ा होगा वो टेबल में, आयोडाइड I- आपने पढ़ा होगा। तो अब दोनों सेम है, यहां भी 1 यहां भी 1, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, तो Ki सीधा बन गया Ki। तो चलिए, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, देखो पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो क्या हुआ, नाइट्रेट ये रहा, पोटेशियम आपका ये रहा, यहां भी 1 यहां भी 1, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा मिला के लिख देंगे KNO3, ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट। और साथ में क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड PbI2। अब ये कैसे, देखो Pb के ऊपर में क्या रहता है, 2+ रहता है, और आयोडाइड के ऊपर में क्या रहता है, माइनस। तो इन दोनों को पकड़ लो, देखो इसका 2 इसके नीचे लिखा जाएगा, इसका 1 तो इसके नीचे लिखा नहीं जाएगा, 1 को तो लिखते नहीं है अपन। तो लेड आयोडाइड बन गया हमारा। अब यहां पे समझो, ये जो लेड आयोडाइड है ये प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट इन द सेंस, जहां पर रिएक्शन करोगे, आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हो या कॉनिकल फ्लास्क में कर रहे हो, जिसमें भी आप रिएक्शन कर रहे हो, उसके नीचे बॉटम में जाके सेडिमेंट होगा, यानी जमा हो जाता है वहां पे, है ना, और मतलब उसके नीचे जाके बैठ जाएगा लेड नाइट्रेट। और इसका कलर कैसा रहता है, येलो। कैसा रहता है, येलो कलर रहता है, येलो कलर। तो भाई कलर चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई गैस
का इवोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्टेट चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। स्मेल चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। बहुत तरीके के चेंजेस हमको अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखना, लेड आयोडाइड ये कैसा रहता है, येलो कलर का रहता है। चलिए, फिर एक तीसरा दिया है आपका जिंक ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स यानी छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे। जिंक क्या है, हमारी मेटल है, जिंक मेटल है। और ये क्या है, हमारा एसिड है, H2SO4, जिसे अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक मेटल को अगर सल्फ्यूरिक एसिड या जिंक मेटल के अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, और ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, समझो डाइल्यूट है। कैसा है, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्युल्स में डालोगे तो क्या होगा, देखो वापस क्या होगा। Zn आपने पढ़ा होगा भाई, Zn को आप कैसे लिखते थे, Zn2+ लिखते थे। और सल्फेट जो आयन है, जो आपने पढ़ा है सल्फेट आयन, उसे कैसे लिखते थे, SO4 2- लिखते थे। तो अब क्या होगा, इसी की वजह से H कैसे लिखा जाता था, H+। हाइड्रोजन को कैसे लिखते थे, H+। अब सोचो, आप ही सोचो, ये दोनों मिलेंगे तो इसका 2 यहां आएगा कि नहीं आएगा, इसका 2 उल्टा जाएगा, यहां आएगा, इसके नीचे आएगा। तो इसलिए H2SO4 ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। अब क्या होगा, होगा ये कि जिंक जो है, जिंक समझो, जिंक जो है क्या करेगा, सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा, हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब देखो Zn के ऊपर क्या रहता है, Zn के ऊपर भी 2+ रहता है और सल्फेट के ऊपर भी 2- रहता है। तो ये दोनों सेम हो गए, इसलिए हटा दो दोनों को, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे जिंक सल्फेट। तो ZnSO4, और ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे, ये यहाँ पे निकल के कहाँ आ गया, आपका बाहर आ गया। ये गैस है, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का बनना, गैस का बन के बाहर निकलना, इसे अपन क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। अब समझो एक चीज को, तो इक्वेशन किसे कहते हैं, रिएक्शन तो हमको समझ में आ गई सर, ये रिएक्शन हो रही है ना। अब रिवर्स नहीं आ सकते, आप रिवर्स नहीं आ सकते। एक बार जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन गया तो अब आप ये नहीं ले सकते। एक बार ये बन गया तो अब आप इससे ये नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं पा सकते। मैग्नीशियम ऑक्साइड राख बन गई तो राख से वापस मैग्नीशियम आप नहीं निकाल सकते, मेटल को नहीं निकाल के ला सकते। इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, केमिकल चेंज कह रहे हैं। और ये जो रिएक्शन हो रही है, इसको अपन कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। और ये जो हमने लिखा है भैया, ये जो लिखा है, इसे अपन क्या कह रहे हैं, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। क्या कह रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो समझ लो। देखो ये जो एरो है ना, एरो, एरो से पहले जो है, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये जो भी है, इन्हें अपन कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, जैसे ये दोनों रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट इन द सेंस जो रिएक्शन कर रहे हैं, या जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और बन क्या रहा है, आपका बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और तो इसे अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और बीच में क्या लगता है भैया, एरो। एरो क्या बता रहा है, इस रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहा है कि ये रिएक्शन, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं एरो इधर। समझ के बात को। तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब सवाल ये आता है कि चलो हमने लिख तो दिया भाई, फॉर्मूले भी हमको हल्का हल्का सा पकड़ में आने लगे। 9th की हमने साइंस पढ़ी है, आयंस पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं, है ना। और कैसे कैसे हमारे जो क्या बोलते हैं कंपाउंड बनते थे वो हमने सीखे हैं, है ना। हल्का हल्का पकड़ में तो आने लगा, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पे एक गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है, देखो समझो। यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना एटम है, एक एटम है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक एटम है। तो क्या ये बैलेंसिंग है, नहीं है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये तो गड़बड़ है। देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 दिखा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ है, बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, पीबी यहाँ पे क्या है, सिंगल है। पीबी यहाँ पे सिंगल है, चलो ये तो ठीक है। NO3 डबल है, यानी नाइट्रोजन डबल है। और ऑक्सीजन के कितने कितने एटम माने जाएंगे, 6 माने जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन कितना है भाई, 3 ही है। और नाइट्रोजन तो चलो यहाँ N2 है, यहाँ N1 है, तो बैलेंसिंग तो नजर नहीं आ रही। यहाँ K1 है, चलो यहाँ K1 है, यहाँ I1 है। देखो I अकेला है, एक ही एटम है I का, आयोडीन का एक ही एटम है। यहाँ पे आयोडीन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं मुझे, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो बैलेंसिंग तो नजर नहीं आ रही। अच्छा इसमें देख लेते हैं, Zn 1 है, Zn 1 है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, 4 हैं। तो ये तो पहले से बैलेंस्ड है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे रिएक्शन को कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है कि नहीं है। ऑलरेडी बैलेंस्ड का मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो हमको कुछ करना ही नहीं है। जैसे इसमें हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। एक जिंक यहाँ, एक जिंक यहाँ, सब जितना इधर है सब उतना उधर है।
तो हमको इसको बैलेंस नहीं करना, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी इन द बैलेंस्ड फॉर्म। लेकिन जो बैलेंस्ड नहीं है उसको तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो गाइस, तो हम समझ लेते हैं उसको। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं को बैलेंस करके देख लेते हैं। ये तो बैलेंस्ड ऑलरेडी था, इन दो को बैलेंसिंग करके देखते हैं। देखो भाई, Mg यहाँ पे कितना है? एक है। Mg यहाँ पे एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? दो। ऑक्सीजन यहाँ कितना एटम है? एक एटम है। तो बैलेंस करो, यहाँ दो करना है तो इसको दो करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ दो लगा दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ दो लगाया, अब एक लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? अब ये दो जो है, सबसे पहले तो समझो, ये दो मैग्नीशियम के आगे भी माना जाएगा, ऑक्सीजन के आगे भी माना जाएगा। यानी यहाँ दो लगाते ही ऑक्सीजन के एटम तो डबल हुए, लेकिन मैग्नीशियम के एटम भी कितने हो गए? डबल हो गए। तो अब मुसीबत, ऑक्सीजन तो बैलेंस हुई लेकिन मैग्नीशियम बिगड़ गया। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ मैग्नीशियम के आगे कितना लगा देते हैं? दो लगा देते हैं। तो अब ये रिएक्शन क्या मानी जाएगी? बैलेंस्ड। क्योंकि देखो, मैग्नीशियम यहाँ दो, मैग्नीशियम यहाँ दो, ऑक्सीजन यहाँ दो, इस ऑक्सीजन के आगे भी दो लगा हुआ है तो यहाँ भी दो। तो अब ये रिएक्शन कैसी हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलो अब हम इसको बैलेंसिंग करके देखते हैं। देखो भाई, पीबी को समझो, लेड यहाँ एक है, यहाँ एक है, इसको मत छेड़ो। नाइट्रोजन यहाँ कितना है? देखो, नाइट्रोजन यहाँ कितना है? दो है, और नाइट्रोजन यहाँ कितना है? एक है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ दो लगा देता हूं। लगा दिया तो नाइट्रोजन कितना हो गया? दो हो गया। लेकिन रुको, ऑक्सीजन यहाँ कितना है? ये 3 है और ये 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और उसका होल ट्वाइस हो रखा है। तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन को यहाँ चेक करो, 3 यहाँ आया, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम यहाँ पे हैं, लेकिन उस 3 एटम का भी हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन रुको, अभी रुको। देखो, अब यहाँ पे पोटेशियम जो है, उसके एटम भी कितने हो गए? डबल हो गए ना। पोटेशियम के एटम, पोटेशियम के आगे भी दो माना जाएगा, तो पोटेशियम के एटम कितने हो गए? डबल हो गए। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा। अब चेक कर लेते हैं। देखो, पोटेशियम डबल हो गया, और आयोडीन भी क्या हो गया? डबल हो गया। और सही तो है, ये आयोडीन यहाँ पे कितने एटम है? 2 एटम है। तो देखो, ये बैलेंसिंग हो गई। आप लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम है, जिस भी एलिमेंट के जितने एटम है, राइट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली उतने हमारे हो गए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। और ये थर्ड वाला तो ऑलरेडी बैलेंस्ड था, तो इसको तो कुछ छेड़ना नहीं है। मैं कुछ और रिएक्शंस ले लेता हूं जो आपकी किताब में दी हुई है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके, चलिए गाइज, तो ये एक एग्जांपल आपकी किताब में दिया हुआ है, Fe+H2O। ठीक है, H2O यानी वाटर, Fe यानी लोहा भाई, है ना, फेरस, लोहा, आयरन। तो Fe+H2O, अब रिएक्शन होके क्या बन रहा है? Fe3O4 बन रहा है, और H2 गैस निकल रही है, बन रही है। ठीक है, अब हमको इसको रिएक्शन को क्या करना है? हमको इस रिएक्शन को बैलेंसिंग करना है। क्या करना है? बैलेंसिंग। तो चलिए समझ लेते हैं फटाक से, बच्चों वाला खेल है। देखो, Fe यहाँ कितना है? एक एटम है। यहाँ पे Fe का कितना एटम है भाई? 3 एटम है। तो बैलेंसिंग करो, तो यहाँ क्या लगा दो आंख बंद करके? 3। समझ में आ रहा है यार? ठीक है, ये 3 Fe इधर हुआ, Fe3 इधर हुआ। चलो, Fe तो बैलेंस हुआ, लोहा तो बैलेंसिंग हो गया। अब क्या करें? देखो चलो, H2, हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 एटम है। तो ये भी चलो बैलेंसिंग नजर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है, रुको, अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना एटम है? 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना एटम है? 4। ऑक्सीजन तो गड़बड़ा गया। चलो, तो हम क्या करें? यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो भाई इसको, ऑक्सीजन को तो बैलेंस करो। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 4 लिख दोगे। लो भाई, 4 लिख दिया। क्यों? यहाँ 4 लिखने से क्या होगा? ये 4 ऑक्सीजन के आगे भी माना जाएगा, हाइड्रोजन के आगे भी माना जाएगा। तो ऑक्सीजन 4 एटम यहाँ पे हैं, इस ऑक्सीजन के आगे भी 4 लगा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए। लेकिन अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए तो हाइड्रोजन बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? देखो, पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, लेकिन यहाँ 4 रखते ही यहाँ इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। कैसे? ऑलरेडी हाइड्रोजन के 2 एटम थे और उसका हमने 4 टाइम कर दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया भैया। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो अब बैलेंसिंग कैसे करें भाई? इसको भी 8 बनाओ। तो इसको 8 कैसे बनाएंगे? वापस यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा आपको? 4 लिखना पड़ेगा। अब चेक कर लो, अब सब बैलेंस है। Fe3, हाइड्रोजन कितना? 8, तो हाइड्रोजन देख लो 8। ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ 4, ये बैलेंसिंग हो गई। अच्छा, अब आपकी किताब में जब हम इक्वेशन लिखते हैं, रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन, तो वहां पे कहीं कहीं पे ऐसा छोटा सा ब्रैकेट बना के, कहीं पे S लिखेगा, कहीं पे G लिखेगा, कहीं पे S लिखेगा, कहीं G लिखेगा, कहीं L लिखेगा, कहीं AQ लिखेगा। इनका मतलब भी साथ साथ में समझ लो, क्योंकि अब ये आएगा और फिर आपको परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। S फॉर सॉलिड, Fe के आगे ब्रैकेट में स्मॉल s लिखा हुआ है, S इज फॉर सॉलिड। H2O,
इसके आगे लिखा हुआ है जी, जी मतलब ये गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं हम। कौन सी फॉर्म में ले रहे हैं? गैसियस फॉर्म में। वेपर होती है ना, वेपर, वेपर फॉर्म, गैसियस फॉर्म, ठीक है। Fe3O4 अगेन क्या लिखा हुआ है? S लिखा हुआ है, S फॉर सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। और H2 के आगे क्या लिखा हुआ? गैस, यानी कि ये क्या बनेगी? गैस बनेगी। और चलो ये तो हो गया सॉलिड गैस तो हो गया। कई जगह पे L लिखा रहता है, L ब्रैकेट के अंदर स्मॉल l लिखा रहता है, दैट इज फॉर व्हाट? लिक्विड। कौन सी फॉर्म में है वो? लिक्विड फॉर्म में। और कई बार ब्रैकेट के अंदर में स्मॉल a स्मॉल q लिखा रहता है, एक्वस। इसका मतलब है जलीय, जलीय यानी उसके अंदर क्या है? वाटर है, ठीक है। एक्वस, एक्वा यानी क्या होता है? एक्वा, वाटर, ठीक है। तो एक्वस, AQ फॉर एक्वस, यानी कि वो जलीय है, यानी उसके अंदर पानी मिला हुआ है। समझ गए बात को? तो चलिए, ये एक रिएक्शन थी जो आपने सीख ली बैलेंसिंग। अब मैं अगली रिएक्शन सिखा देता हूँ। यस गाइस, तो अगली दो रिएक्शन आपकी बुक में जो दी हुई है वो है CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है भैया। मोनो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है? एक है। और CO2 ये दो हैं, इसलिए बोल रहे हैं डाई। देखो, एक होता है तो मोनो, दो होता है तो डाई, तीन होता है तो ट्राई, चार होता है तो टेट्रा, पांच होता है तो पेंटा, छह होता है तो हेक्सा, सात होता है तो हेप्टा, आठ होता है तो ऑक्टा, नौ होता है तो नोना, और 10 होता है तो डेका, ठीक है। चलिए, तो CO एक ऑक्सीजन है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोजन के साथ। क्या बन रहा है? CH3OH बन रहा है। और ये जो लिखा हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है कि ये रिएक्शन कौन सी कंडीशन में कर रहे हैं हम? 340 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सर्टेन, कई बार क्या टेम्परेचर लिखते हैं, कई बार प्रेशर लिखते हैं, कई बार किस सिचुएशन में हो रही है, सनलाइट में हो रही है या किस में हो रही है, वो सब हम लिखते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर मेंशन करते रहते हैं, ठीक है। ये अपना कंसर्न नहीं है। फिर दूसरी रिएक्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो है इसलिए डाइऑक्साइड। H2O के साथ में रिएक्शन करके C6H12O6 बना रहा है, जिसे अपन कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं अपन? ग्लूकोज कहते हैं। साथ में ऑक्सीजन बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है भैया? पानी बन रहा है, H2O। चलिए, अब इन दोनों रिएक्शन को हम बैलेंसिंग करके सीखते हैं। देखो भाई, कार्बन यहाँ पे कितना है एटम? एक। यहाँ पे कार्बन कितना है? एक। चलो, तो कोई छेड़ना ही नहीं है, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? एक एटम। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? एक एटम, छेड़ना ही नहीं है, बराबर है। चलो, हाइड्रोजन समझो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लफड़ा है। कैसे लफड़ा है? हाइड्रोजन यहाँ कितने एटम है? दो। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है? देखो भाई, अगर ये अलग अलग है ना तो भी कोई बात नहीं, आप जोड़ के उसे देख लो। ये H3 है और ये H है, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4, है ना। तो इधर की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 एटम है। और इधर की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही एटम है। तो हम क्या करेंगे भाई? 2 यहां लगा दो, लो, हो गया बैलेंसिंग, हो गया ना बैलेंसिंग। क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम ऑलरेडी थे और वो 2 एटम का हमने डबल कर दिया, डबल कर दिया तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 4। और इधर भी हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 एंड 1 4। तो हो गई इक्वेशन बैलेंसिंग, ठीक है। चलो, अब ये एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है हमको, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब इसको समझो अच्छे से। देखो, कार्बन कितना है यहाँ? एक। यहाँ कार्बन के एटम कितने दिख रहे हैं मुझे? 6। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? सबसे पहले तो आंख बंद करके यहाँ 6 लगा दो। कार्बन बैलेंस हुआ 6, यहाँ पे 6। चलो, कार्बन बैलेंस हुआ, लेकिन बाकी देखते हैं बाकी का क्या हाल हुआ। ऑक्सीजन यहाँ कितना हुआ? देखो, 2 ऑलरेडी था, 6 लगा दिया तो भैया 12 हो गया। और एक ऑक्सीजन ये रही 13। और यहाँ ऑक्सीजन कितने? देखो 6, ये रहा 6 और 2 कितना हुआ? 8। और 1 कितना हुआ? 9। ओहो, गड़बड़ा गया। चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना? 2 है। और यहाँ कितना है भाई मेरा हाइड्रोजन? यहाँ 12 है और यहाँ 2 है, 12 और 2 14, इधर में 14 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन कितना है? 1 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ध्यान समझना, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6। और यहाँ कितना है? 2, 8। और 1 कितना है? 9। अब हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि इसको बैलेंसिंग करें? देखो समझो, कार्बन तो बैलेंसिंग हो गई भाई हमारी। अगर सोचो कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे इसको 24 बनाऊं, क्या बनाऊं? इसको 24 बनाऊं। फिर 12 तो इधर है, फिर इसको तो बना लेंगे, 12 इधर बना लेंगे, तो 12 और 12 इधर बन जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 12, लिख दिया 12। हाइड्रोजन कितना हो गया भाई? 24, क्योंकि ऑलरेडी 2 था और 12 मैंने यहाँ लिख दिया। हाइड्रोजन 24 हुआ, तो और 12 तो इधर ही है अकेला, इसमें C6H12O6 में 12 है। तो अब मुझे और क्या चाहिए? 12 चाहिए। क्या चाहिए? 12। तो मैं क्या करूं? 2 तो यहाँ है ही है, तो 6 लिख दूं। 6, देखो 6 इंटू 2 करोगे 12। अब बताओ हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? पकड़ो भाई, यहाँ पे हुआ 24 हाइड्रोजन, 12 ये रहा और 12 बन गया ये, 6 इंटू 2 12 ये बन गया, तो 12 और 12 24 हाइड्रोजन बैलेंसिंग हो गई। चलो, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंसिंग हो गई, ऑक्सीजन का क्या हुआ वो तो समझे। देखो भाई, ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी कितना था? 2 यहाँ और 6 यहाँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे 12 था
और इस वाले में ऑक्सीजन के आगे 12 लग गया तो ये ऑक्सीजन हो गया 12। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए इधर 24। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 24 है भाई। अब इधर की तरफ भी हमको क्या बनाना पड़ेगा 24 बनाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंसिंग होगी। चलो बनाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 तो इधर नजर आ रहा है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के आगे 6 आ गया, 6 यहाँ नजर आ रहा है, तो 12 तो हो गई, मुझे चाहिए 24। कितने कम पड़ रहे हैं 12। देखो यहाँ पे क्या है 2, तो मैं क्या लगा दूं 6, क्या लगा दूं 6। अब चेक कर लो भाई, अब ये हो गए इतना। देखो 6 इंटू 2 12, इस ऑप्शन के आगे 6 है तो ये 6, और यहाँ पे 6 है तो ये 6। चलो अब बताओ 24 इधर थे तो 24 इधर हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, चेक कर लो, गिन लो। 6 कार्बन 6 कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ कितना 12, ये पहले वाले में 12, दूसरे वाले के आगे 12 लगाया तो ऑक्सीजन 12, टोटल ऑक्सीजन 24। चलो भाई इधर गिन लो ऑक्सीजन, 6 ये रहा, 12 ये रहा और 6 ये रहा, तो 6 और 12 18, 18 और 6 24 हो गया। हाइड्रोजन गिन लो, हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ 24, हाइड्रोजन 12 ये रहा, 12 तो ये रहा और 12 ये रहा, हो गया 24, हो गई बैलेंसिंग। बस गाइस ऐसे थोड़ा सा दिमाग चलाना है, बस कुछ नहीं, बच्चों जैसा काम है, थोड़ा सा मगज चलाओगे आपको पता चल जाएगा। और जब भी बैलेंसिंग आती है, एक इक्वेशन अगर देगा तो 1 मार्क की आती है, और कई बार वो क्या करता है 2 देगा, 2 इक्वेशन दे देगा तो 2 मार्क का सवाल बन जाएगा, 3 दे देगा या 4 दे देगा तो 4 मार्क्स का सवाल वो बना देता है, उसके मूड के ऊपर रहता है वो कितनी इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस। ओके।